हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। सेवन्थ हिंदी मीडियम साइंस की क्लास। बेटा आपका लेसन 4 और 5 आपका सेकंड यूनिट टेस्ट के अंदर आ रहा है, जिसमें से 4 आपका लेसन मैंने कंप्लीट करा दिया रिवीजन के अंदर। आज जो है आपका 5 चैप्टर रिवीजन के अंदर ले रही हूँ, जिसका नाम है अम्ल, क्षारक एवं लवण। इसमें सबसे पहले ये आपका चैप्टर 5 है। सबसे पहले इसमें जानना है अम्ल क्या होते हैं, फिर आप जानेंगे क्षार क्या होते हैं, फिर आपको जानना है लवण। तो सबसे पहले आप अम्ल की बात करें तो ये स्वाद की बात करें तो आप स्वाद में लिख सकते हैं खट्टा। अगर इसमें हम लिटमस की बात करें, लिटमस पत्र जो कि आपका सूचक है, और सूचक भी ये है प्राकृतिक। तो ये याद रखिएगा, लिटमस पत्र के अंदर आपको ध्यान रखना है नीले से लाल में परिवर्तन, नीले से लाल रंग में परिवर्तन, लाल रंग में परिवर्तन। तो ये अगर आपका होता है तो वो आपका अम्लता की पहचान है। क्षार में आप लिख सकते हैं ये स्वाद में तीखा या कड़वा, तीखा या कड़वा। ठीक है। इसमें अगर आप लिटमस पत्र की बात करें तो आप लिटमस पत्र में लिख सकते हैं कि लाल से नीले रंग में परिवर्तन, लाल से नीले में परिवर्तन, नीले रंग में परिवर्तन, ये बता सकते हैं। इसमें लवण की बात करें तो आप ये कह सकते हैं कि लवण अम्ल प्लस क्षार के मिलने से निर्मित होता है। अम्ल और क्षार के मिलने से लवण प्राप्त होता है और जल। ठीक है, तो ये आप बता सकते हैं। तो इस तरीके से आप जो है अम्ल, क्षार और लवण में अपना इस तरीके से डिफ्रेंसिएशन कर सकते हैं, विभेद बता सकते हैं। तो बच्चों इसमें आप फिर से देख लें ढंग से कि किस तरीके से आपका यानी बताना है आपको, इसके अंदर कैसे तीनों के अंदर अंतर बताना है। तो ये चीज़ आप ध्यान से फिर से देख लें कि अम्ल, क्षार और लवण में अम्ल की बात करते हैं तो स्वाद में आपका खट्टा होता है। लिटमस पत्र के आधार पर अगर देखते हैं, लिटमस पत्र एक सूचक है, सूचक वो भी कौन सा है, प्राकृतिक है। लिटमस पत्र के अंतर्गत आप बता सकते हैं नीले से लाल में परिवर्तन अम्लता का सूचक है। स्वाद क्षार का तीखा या कड़वा होता है। लिटमस पत्र की अगर बात करें तो ये लाल से नीले रंग में अगर परिवर्तन होता है लिटमस पत्र में तो आप कहते हैं ये क्षारकता है। लवण की बात करते हैं तो आप कहेंगे कि अम्ल और क्षार मिल गए तो ये आपका उदासीनीकरण प्रक्रिया है। अम्ल और क्षार के मिलने से यानी लवण निर्मित होता है। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं कि क्या है। इसमें हल्दी के बारे में भी आपको बताया है कि हल्दी किस तरीके से हल्दी किस तरह से आपका सूचक का काम करती है। तो एक बार हल्दी के बारे में भी आप देख लें कि हल्दी पीले रंग की होती है, लेकिन हल्दी पीले रंग की होते हुए भी वो एक सूचक का काम कर रही है। उसमें आपको ध्यान रखना है कि हल्दी भी एक सूचक है जो कि प्राकृतिक है। तो इस तरीके से भी समझा सकते हैं। तो इसमें लिटमस पत्र के बाद आपकी हल्दी के बारे में है दिया हुआ। हल्दी जो कि एक प्राकृतिक सूचक है, प्राकृतिक सूचक है। ये हल्दी भी आपकी एक सूचक की तरह व्यवहार करती है, क्योंकि हल्दी का वास्तविक रंग तो पीला होता है, वास्तविक रंग पीला होता है, लेकिन अगर जो है ये विलयन में डालने पर लाल रंग में परिवर्तन हो जाए तो अम्लता का सूचक है।
लाल रंग में परिवर्तन हो जाए तो अम्लता का सूचक है। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं कि हल्दी भी एक तरीके से सूचक की तरह व्यवहार करती है। इसमें कई सारी आपको हल्दी के उदाहरण मिलेंगे, जिसमें कि आप हल्दी के अगर जो है हल्दी के साथ अगर आप विलयन को, किसी भी विलयन को डालते हैं, मिलाते हैं, तो उसका प्रभाव आप देखते हैं कि किस तरह से, जैसे चूने के पानी के साथ मिलाएंगे तो वो लाल रंग दिखाई देगा। इसी तरह से हल्दी का प्रभाव अगर नींबू के रस पे डालेंगे तो वो लाल रंग हो जाएगा, क्षार हो जाएगा। लेकिन अगर आप किसी लवण को डालते हैं तो उस जगह पे वो कोई रंग नहीं देता। तो इस तरीके से हल्दी के साथ आप ये बता सकते हैं कि हम अगर ऐसा करें तो इस तरीके से हो सकता है। इसमें हल्दी के बाद गुड़हल के फूल की भी बात है। गुड़हल का फूल भी इसी तरह से है कि अगर वो अम्लीय विलयन के साथ गुड़हल का फूल गुलाबी देता है रंग और क्षारीय विलयन को हरा कर देता है। तो इस तरीके से आप गुड़हल के पुष्प की भी सूचक बता सकते हैं, जो गुड़हल का फूल जो है आपका यानी प्राकृतिक सूचक के अंतर्गत आता है। तो ये आप इसमें क्लियर कर सकते हैं। जैसे हल्दी में आपने बताया कि हल्दी एक प्राकृतिक सूचक है, इसका वास्तविक रंग तो पीला है, लेकिन विलयन पे डालने पर ये लाल रंग दिखाता है, तो अम्लता का सूचक है। ये अगर इसी तरह से ये लाल रंग आपका क्षार के साथ भी दिखाता है तो ये आपका क्षारकता को दर्शाता है। ठीक है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि विलयन में डालने पर अगर लाल रंग आ जाता है, जैसे आपका लाल रंग आ गया क्षारकता के, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है बेटा, वो होता है चूने का पानी, चूने का पानी। तो चूने के पानी में अगर जो है आप हल्दी डाल दो तो चूने के पानी में हल्दी डालने पर वो लाल रंग शो करता है, तो इसका मतलब चूने का पानी क्षार है। ठीक है, इस तरीके से आप इस चीज़ को समझा सकते हैं। इसी तरह से अगर नींबू के रस में आप मिला दें, इसी तरह से नींबू के रस में मिला दें, नींबू के रस में मिलाने पर, तो नींबू के रस में मिलाने पर भी रंग में परिवर्तन हो जाता है, रंग में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, लेकिन उदासीन विलयन के साथ इसका कोई परिवर्तन नहीं होता। तो आप बोल सकते हैं कि उदासीन विलयन के साथ कोई परिवर्तन नहीं, कोई परिवर्तन नहीं। इसी तरह से आप गुड़हल का फूल अगर लेंगे तो गुड़हल का फूल भी आपका यही काम करता है। गुड़हल का पुष्प, गुड़हल का पुष्प अगर एक प्राकृतिक सूचक है, एक प्राकृतिक सूचक है, और अगर विलयन में डालने पर गुड़हल के पुष्प को डालने पर गुलाबी रंग आ जाए, गुलाबी रंग आ जाए तो अम्लता का सूचक है। और अगर विलयन में डालने पर हरा रंग आ जाए, हरा रंग आ जाए तो क्षारकता का सूचक है, क्षारकता का सूचक है। ठीक है, तो इस तरीके से आप बता सकते हैं कि गुड़हल का फूल भी आपका एक प्राकृतिक सूचक की भांति कार्य करता है। यानी अगर किसी भी विलयन में डाल दें तो वो गुलाबी रंग अगर दे रहा है उस विलयन में डालने पर गुड़हल का फूल, तो आप कहेंगे गुलाबी रंग अगर दे रहा है तो वो विलयन अम्लता का सूचक है, अम्लता है वो विलयन में। और अगर आप उसको डाल रहे हैं जिस विलयन में, वो विलयन हरा हो जा रहा है, तो आप कहेंगे कि क्षारकता का सूचक है। तो ये गुलाबी रंग अम्लता का सूचक और हरा रंग क्षारकता का सूचक है। तो इस तरीके से गुड़हल का पुष्प भी आपका प्राकृतिक सूचक की तरह व्यवहार करता है। तो ये आपने देखा कि हल्दी और गुड़हल का फूल दोनों ही प्राकृतिक सूचक की भांति कार्य करते हैं। अब बात करते हैं हम लवण की।
लवण में आप जो है, लवण के अंतर्गत आप ये कहेंगे कि लवण में कि जब अम्ल और क्षार मिलते हैं, यानी इसमें अम्ल और क्षार मिल जाते हैं तो लवण बनता है। तो अम्ल क्षार के मिलने से लवण निर्मित होता है। इस प्रक्रिया को, जो लवण होता है, इस प्रक्रिया को उदासीनीकरण कहते हैं। ये प्रक्रिया है, ठीक है। तो उदासीनीकरण प्रक्रिया है। बना पदार्थ उदासीन, बना पदार्थ जो उदासीन होता है वो लवण कहलाता है। तो इस तरीके से आप लवण को परिभाषा दे सकते हैं कि जब अम्ल और क्षार को मिलाते हैं एक दूसरे से तो लवण बनता है। क्यों? क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से मिलकर, यहाँ पर आप लिख सकते हैं, गुणों को नष्ट कर देते हैं, गुणों को नष्ट कर देते हैं। तो ये गुणों को जो नष्ट करते हैं, वो गुणों को नष्ट करने की प्रक्रिया जो होती है वो उदासीनीकरण हो जाती है, क्योंकि इस प्रक्रिया के दौरान बना पदार्थ उदासीन हो जाता है और जिसे हम लवण कहते हैं। तो ये प्रक्रिया आपकी उदासीनीकरण कहलाती है। तो ये पूरा अच्छे से याद रखिएगा। इसका समीकरण आप जैसे दर्शाएं तो आप समीकरण आप दर्शाते हैं तो आपका कुछ इस तरीके से दर्शा सकते हैं। समीकरण अम्ल प्लस क्षार, ये आप बनाते हैं, इसमें बनता है लवण प्लस जल, और इसमें कुछ मात्रा ऊष्मा की बाहर निकलती है। ये प्रक्रिया आपकी जो होती है ये उदासीनीकरण कहलाती है। उदासीनीकरण कहलाती है। तो ये प्रक्रिया आपको याद रखनी है। ये समीकरण आपको ध्यान रखना है कि जब अम्ल और क्षार मिलते हैं तो लवण और जल बनता है और साथ में कुछ मात्रा ऊष्मा की बाहर निकलती है, और इस प्रक्रिया को हम उदासीनीकरण कहते हैं। इसमें उदासीनीकरण के कुछ उदाहरण भी आपको दिए हुए हैं, जो उदाहरण आप देख सकते हैं। अपना उदाहरण क्या है तो एक बार देखिए। उदाहरण दैनिक जीवन में उदासीनीकरण के उदाहरण है आपाचन, जैसे चींटी का डंक पाचन क्रिया, और कारखानों का अपशिष्ट और मृदा उपचार। तो इस तरीके से आप समझा सकते हैं। 4 आपको पॉइंट दिए हुए हैं उदासीनीकरण के उदाहरण में। तो उदासीनीकरण के उदाहरण में आपको जो है, जैसे पहला चींटी का डंक, दूसरा आपको पाचन, तीसरा आपका मृदा, चौथा आपका कारखाना, कारखानों से अपशिष्ट पदार्थ, कारखानों से अपशिष्ट पदार्थ, अपशिष्ट पदार्थ, कारखानों से अपशिष्ट पदार्थ। तो आप इन चारों के बारे में बता सकते हैं। जैसे क्या क्या है देखिए उदासीनीकरण के उदाहरण में। चींटी का डंक में आपको पता है फॉर्मिक अम्ल होता है, फॉर्मिक अम्ल होता है। अब ये अम्ल को आप जो है इसको दूर करने के लिए आप किसका इस्तेमाल करते हैं? बेकिंग सोडा। तो एक तरीके से बेकिंग सोडा क्षार हो गया। तो ये आप बता सकते हैं कि चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है और जिसे हम बेकिंग सोडा नाम के क्षार से दूर करते हैं। तो अम्ल क्षार मिलकर उदासीनीकरण हो गए। इसी तरह से पाचन क्रिया में आप जो है बताते हैं जब HCl बढ़ जाता है तो यानी HCl की मात्रा आपकी अम्लता को बढ़ा रही है और जिसे दूर करने के लिए आप MgOH2 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग कर रहे हैं। तो ये एक क्षार है। तो ये भी आपका उदासीनीकरण हो गया, ये क्षार है। मृदा में अगर आपकी अम्लता अधिक हो जाए, अम्लता अधिक हो जाए तो आप छूने का पानी का उपयोग करते हैं।
चूने का पानी का उपयोग करते हैं। चूने का पानी एक क्षार है पदार्थ, तो अम्लता दूर हो जाती है। इसी तरह कारखानों से जो अपशिष्ट पदार्थ हैं उसमें अम्ल होते हैं, जिसे दूर करने के लिए क्षार पदार्थों का छिड़काव होता है, क्षार पदार्थों का उपयोग होता है। तो यानी कि ये इसमें उपयोग करके हम इसकी अम्लता को दूर कर देते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा दैनिक जीवन में उदासीनीकरण के ये इतने उदाहरण आपको देखने को मिलते हैं। जैसे फर्स्ट चींटी का डंक, चींटी के डंक में अम्ल होता है फॉर्मिक, जिसे दूर करने के लिए बेकिंग सोडा का उपयोग किया जो क्षार है, तो ये उदासीनीकरण हो गया अम्ल क्षार। पाचन क्रिया में अगर HCl बढ़ जाता है तो HCl की मात्रा बढ़ जाए पाचन क्रिया में, तो ये अम्लता को बनाती है। जिसे दूर करने के लिए MgOH का उपयोग करते हैं जो कि क्षार है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इसका नाम है। मृदा मिट्टी में अगर अम्लता अधिक हो जाए तो चूने का पानी का छिड़काव करते हैं जो कि क्षार है। कारखानों से अगर अपशिष्ट पदार्थ जो निकलते हैं उनको अगर आप, क्योंकि कारखानों से अपशिष्ट पदार्थों में अम्लता होती है, वो अगर नालियों में जाए, नदियों में जाए, तालाबों में जाए तो अम्लता को बढ़ाएगी, जो जंतुओं को वहाँ पर जीवित नहीं बचने देंगे। जिसे दूर करने के लिए क्षार पदार्थों का हम इसमें उपयोग करते हैं, छिड़काव करते हैं, जिससे कि उसकी अम्लता दूर हो जाती है। तो इस तरीके से बेटा मैंने आपको आपके यूनिट टेस्ट में आने वाला चौथा पाँचवा हर एक पॉइंट और हर एक मैटर डिस्कस कर लिया एंड कंप्लीट द होल चैप्टर ऑफ यूनिट सेकेंड आपका कंप्लीट हो गया है, उसका रिवीजन कंप्लीट हो गया है। एंड द नेक्स्ट जो भी कंसिडर करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।